आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लिए साधारण तीन नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसका कार्य 2600 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। इस सभ्यता की मुख्य केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन इत्यादि हैं। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति। बस्तियों की कुल संख्या सिंध में 106 और चोलिस्तान 239। चोलिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है। आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 52 और चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल में सिंध में 65 और चोलिस्तान में 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां सिर्फ 43 हैं, चोलिस्तान में 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल, जहाँ पे हड़प्पा त्याग दिए का मतलब छोड़ दिए गए, जहाँ पहले हड़प्पा निवासी रहते थे, उसके बाद कुछ समय बाद छोड़ के चले गए, जो सिंध में 29 और चुस्तान में 33 हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके, कि वो किस तरह अपने जीवन को निर्वाह करते थे, इसमें से कुछ पॉइंट हैं। लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। मछली उनका मुख्य आहार था। उनकी अनाजों में गेहूं, जो दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। अनाजों के दाने कई हड़प्पा स्थलों पे मिले हैं। लोग बाजरा तथा चावल भी खाते थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थानों पे मिले हैं। चावल का प्रयोग समय कम किया जाता था, क्योंकि चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं। जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, उन्हें भी भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर शामिल थे। ये अभी भी जानवर पालतू हैं, सभी जानवर पालतू हैं। हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा निवासी इनका मांस खाते थे, परंतु ये पता नहीं चला कि इन जानवरों का शिकार वे स्वयं करते थे या दूसरे समुदायों से लेते थे। हड़प्पा वासियों का अगला पॉइंट है हड़प्पा वासियों के कृषि सिंचाई के तरीके। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क यानी कि सूखे क्षेत्र में स्थित थे, जहाँ संभव कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में शोतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, जिनसे सिंचाई हड़प्पावासी करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। धौलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभव कृषि के लिए जल संचय हेतु किया गया था। अगला पॉइंट है हड़प्पा के शहरी केंद्र या बस्तियां। इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं। हड़प्पा के शहरी केंद्र के बारे में बताइए या उसके बस्तियों का महत्व बताइए। इसको आंसर एक ही पॉइंट में दिया गया है सब दोनों का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों को विकास था। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्तियां दो भागों में विभाजित हैं। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दो भागों में विभाजित। एक है छोटा जो ऊंचाई पर बनाया गया, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे ही बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया है। दुर्ग ऊंचाई का कारण यह था कि एक संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। ये संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि
अर्थ है कि इसे नीचे से लेकर शहर से अलग किया गया था। इसके निचले जो शहर हैं उनको उनसे लेकर अलग कर दिया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया जो नींव का कार्य करते थे। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों से एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। 7वां पॉइंट है, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया, यानी पहले बस्ती फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। पहले बस्ती का नक्शा उक्सा बनाया गया, उसके बाद उसको बसाया गया। समान आकार की तथा पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसमें समान आकार और पक्की ईंटों का प्रयोग देखा गया हड़प्पा की बस्तियों में। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के नालों का निर्माण या जल निकास प्रणाली। ये इसमें ये जो स्लैश का निशान बन रहा है निर्माण के बाद, ये इसके बाद जो है जल निकास प्रणाली, ये भी दो तरह का ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के नालों का निर्माण, इसमें पानी नहीं या जल निकास प्रणाली। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक जल निकास प्रणाली थी। पहला पॉइंट है ये। सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था। जो घर के गंदे पानी हैं उनको गलियों से नालियों से जोड़ना था। तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था। गली से दीवार सटी रहेगी तो नालियां भी पास में रहेंगी। घरेलू पानी सड़क की नालियों से बहता था। हर घर सड़क की नालियों से जोड़ा गया था, बड़ी सावधानी से एकदम परफेक्टली जोड़ा गया ताकि पानी आराम से निकाला जा सके। मुख्य चैनल ईंटों से बने थे। जो चैनल थे, मुख्य चैनल ईंटों से बने थे और सिंचाई के लिए सफाई के लिए हटाए जाने वाली ढीली ईंटों से ढक दिया गए थे। यानी पहले नाले बनाए गए, सफाई उसके ईंटों से बनाए गए, ऊपर से ईंटों से ढक दिए थे। पहले ढक्कन का इस्तेमाल नहीं होता था, जो सफाई के लिए बाद में हटा दिए जाते थे। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य या आवासीय भवन, यानी कैसे बनाए गए हड़प्पा सभ्यता के भवन। गृह स्थापत्य कैसे बनाया गया, घरों का आवास कैसे किया गया, किस टेक्नोलॉजी या का इस्तेमाल किया गया। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय भवनों का प्रस्तुत उदाहरण करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित हैं और उसके चार और कमरे बने थे। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित हैं और उसके चारों ओर कमरे बने थे। संभव आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थीं। जो भूमि नीचे जमीन पे बनी थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। यानी कोई अगर देखे बाहर से तो आंगन का सीधा अवलोकन होगा ही नहीं।
का ईंटों के फर्श से बनाया एक अपना स्नानघर होता था। घरों में एक एक स्नानघर जरूरी होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से जोड़ी गई थी। जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। यानी पहले ये सीढ़ियां को मिले हैं कि एक छत से दूसरे छत पर आराम से जाया जा सके। कुछ घरों से दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो विशेष जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसे बाहर से आया जा सकता है, जिसका प्रयोग समुद्र राहगीरों द्वारा किया जाता था। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य या आवासीय भवन। हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग और स्नानघर अगला टॉपिक है, वो पिछले वाला हमने कर लिया है। दुर्ग का प्रयोग संभव सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता था। में दुर्ग का प्रयोग संभव सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता था, यानी जो सभी के लिए हो, कोई भी अपना कार्य पूर्ण कर सकता है, सभी के लिए था ये। इनमें से एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसमें ईंटों से बने केवल नीचे हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभव लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार शामिल है, जिसमें एक विशाल स्नानागार शामिल है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है, यानी गलियारे से घिरा हुआ होगा। जलाशय के तल तक जाने के लिए उसके ऊपरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी थीं। ऊपरी और दक्षिणी भाग को दो सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसका जबरदस्त जलबद्ध किया गया था, यानी जिप्सम के गारे से ईंटों को जोड़ दिया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। जिसमें एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था, जिसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसके 8 स्नानागार थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार बने थे नहाने के लिए। एक गलियारे के जिसमें 4 बने थे। प्रत्येक स्नानागार से गलियारे के साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस दुर्ग स्नानागार का प्रयोग विशेष अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था, यानी हड़प्पा सभ्यता में कोई विशेष अनुष्ठान होता था, उसका दुर्ग का प्रयोग स्नानागार विशिष्ट अनुष्ठान के लिए किया जाता था, उसके अलावा नहीं। अगला पॉइंट है हड़प्पा वासियों का सामाजिक विभिन्नताएं। ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। हड़प्पा वासियों का सामाजिक विभिन्नताएं तथा आर्थिक विभिन्नताएं को इतिहासकारों ने कैसे अलग अलग किया है, कैसे बताया है। तो अभी हम पहले सामाजिक विभिन्नताओं की बात कर लें। इसमें एक और तरह का क्वेश्चन बनता है सावधान या कब्र। ऐसे पूछा हड़प्पा वासियों के सावधान की विशेषता बताइए, या क्या था सावधान हड़प्पा वासियों का। तो लिखें हड़प्पा स्थलों से मिली सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गतों में दफनाया गया था, यानी वो मरे हुए लोग अपने जो हड़प्पा वासी थे, ये परिवार में कोई खत्म हो जाता था तो उन्हें गतों में दफनाया जाता था। हड़प्पा स्थलों में मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था।
कभी कभी सावधान घर की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, यानी कि जो कवर थी उनके घर की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी, यानी ईंटों से भी बनाई गई गर्त, कब्र ईंटों से भी बनाई गई। कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले जो संभवतः ऐसा मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जाता था। यानी उनका ये मानना था कि हड़प्पा वासियों का ये मानना था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, ये आभूषण और मृदभांड उनके उनके उपयोग के लिए कुछ चीजें रख देते थे ताकि वो मृत्यु के बाद भी उस चीजों को पाकर उन चीजों का इस्तेमाल कर सके। पुरुषों और महिला दोनों सावधानों से आभूषण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृत्यु के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। बहुमूल्य वस्तु दफनाने में कोई विश्वास नहीं था। अगला पॉइंट है हड़प्पा वासियों का आर्थिक विभिन्नताएं। पीछे हमने सामाजिक विभिन्नताएं देखी जिसमें कब्र या सावधान के बारे में देखा, ये विलासिता की वस्तुओं के बारे में देखा जिसमें आर्थिक विभिन्नताएं क्या थी। ये दोनों पॉइंटों को एक साथ मिलकर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। उपयोगी वस्तुओं में रोजमर्रा की उपयोगी वस्तु में रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं जिनमें पत्थर मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से जिसमें पत्थर मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल थे। विलासिता की वस्तुओं में दुर्लभ, महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से एक जटिल तकनीक से बनी हुई वस्तुएं हैं मिलती, जो अनुपलब्ध स्थानीय स्तर पे जो हड़प्पा वासी में ना मिलती थी, कि दूर के देशों से मंगाई जाती थी या दूर के स्थानों से मंगाई जाती थी। जिसमें फ्रांस घिसी हुई रेत तथा फ्रांस शामिल है, जिसको फ्रांस मतलब घिसी हुई रेत, बालू, रंग, चिपचिपी पदार्थ के मिश्रण को पक्का करके बनाया गया पदार्थ होता था। ये पात्र जो बाहर से मंगाते थे। शिल्प उत्पादन के केंद्र की पहचान के लिए पुरातात्विक समझ या पुरातात्विक जो शिल्प है वो शिल्प उत्पादन के लिए कैसे पहचान करते थे। इसमें कच्चा माल जैसे प्रसिद्ध पिंड, पूरे शंख तथा तांबा आवश्यक हैं। औजार, अपूर्ण वस्तुएं। तीसरा पॉइंट, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। त्याग गया माल, कूड़ा करकट। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े पुणे के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे, यानी दोबारा उत्पादित हो इसलिए उनके स्थान पर फेंक दिए जाते थे। पूर्ण वस्तुएं कभी कभी बड़े आकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया, यानी जो बड़े टुकड़े बचते थे उनको छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन किए गए थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा निवासियों द्वारा शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्ति के तरीके, यानी वो हड़प्पा निवासी शिल्प उत्पादन के लिए कहाँ से कच्चा माल और कौन कौन सा कच्चा माल प्राप्त करते हैं। कच्चे माल की सूची में कॉर्निलियन, जेप्सर, स्टाफकिन, तांबा, शंख, सोना, कांसा, पक्की मिट्टी, हस्तियाँ, जिप्सम, सेल खड़ी,
इससे हड़प्पा सभ्यता अपनी मोहर बनाने के लिए काम में लेते थे। सेल खड़ी इत्यादि हैं कच्चे माल की सूची में। पहला पॉइंट है इसमें बस्तियां स्थापित करना। हड़प्पावासी बस्तियां स्थापित करना। हड़प्पावासी उन स्थानों पर बस्तियां स्थापित करते थे जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए नागेश्वर बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध थे। सेल खड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तर से गुजरात से प्राप्त होता था। यानी सेल खड़ी जो पत्थर था मोहर बनाने के लिए, वो दक्षिणी राजस्थान और गुजरात से प्राप्त होता था। अभियान भेजना, इनका दूसरा पॉइंट होता था अभियान भेजना। अभियान भेजना कच्चा माल प्राप्त करने के एक अन्य नीति थी। उदाहरण के लिए राजस्थान खेताड़ी अंचल में तांबा और दक्षिण में भारत में सोने के लिए अभियान भेजे गए। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किए जाता था। यानी स्थानीय समुदायों के संपर्क स्थापित कर लेते थे ताकि अपने माल को बड़े आसानी से अपने निवास तक ले जा सकें। हड़प्पा, अगला पॉइंट है हड़प्पा वासियों की पश्चिमी टॉपिक। हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया से साथ संपर्क या व्यापार क्या था उनके साथ। हड़प्पा वासियों का पश्चिमी एशिया से संपर्क पूछेगा या तो व्यापार पूछेगा। बात एक ही है कि कोई संपर्क के लिए ही व्यापार तो करेगा, व्यापार के लिए तो संपर्क करेगा। हड़प्पा वासियों को ओमान से तांबा मिलता था। ओमान से तांबा। हड़प्पा तथा ओमान के तांबे में निकल की अंश इस बात की पुष्टि करते हैं। तांबे में जो निकल के अंश मिले हैं उस बात पुष्टि कर देते हैं कि ये हड़प्पावासी को ओमान से तांबा मिल जाता था। ओमान के एक स्थल से एक हड़प्पाई जार पाया गया जिस पर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। मेसोपोटामिया के ग्रंथ में मेहुला का उल्लेख है जो संभवतः हड़प्पा क्षेत्र था। यहाँ से मेसोपोटामिया को कार्निलियन लार्जवद मणि तांबा सोना आदि उत्पाद प्राप्त होते थे। हड़प्पा के बाट मलाएं मोहरे में मेसोपोटामिया के स्थानों से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा की मोहरों पर जहाजों तथा नाव का चित्र व्यापारिक संबंधों को दृष्टित करता है, बताता है कि एशिया के साथ कैसे संबंध थे। एशियाई व्यापार करते थे। हड़प्पा की मोहरों पर जहाजों तथा नाव के चित्र व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं कि उनका व्यापार होता था। ओमान और अन्य पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संपर्क समुद्री मार्ग से होता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो अक्सर डेफिनेशन पूछ लेता है 2 नंबर में। मोहरें हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तुएं मानी जाती हैं। ये मोहरें सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी थी। इन पर प्राय जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि का चिन्ह खुदे हुए थे जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इनका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट हड़प्पा सभ्यता की बाट प्रणाली। बाट जो सामान तौलने के लिए इस्तेमाल होते हैं और आज भी वो हो रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय के लिए ये बाटो लिखा हुआ है, बाटो लिख गया है टाइपिंग में। बाटो की एक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध प्रणाली प्रचलित थी। यह बाट सामान्य चट नामक पत्थर से बनाए गए थे। ये बाट यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, बाट होगा ये। बाट प्राय घनाकार होते थे और किसी भी तरह के निशान से रहित होते थे।
इन बाटों इन बाटों के निचले मापदंड द्वि-आधारित थे, जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभव आभूषण छोटे बाट से आभूषण मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। हड़प्पा लिपि, अगला टॉपिक है हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा लिपि के बारे में बताइए, हड़प्पा लिपि क्यों रहस्यमयी है, या हड़प्पा इतिहासकार हड़प्पा लिपि के लिए क्या उनके लिए क्या मुसीबत समस्याएं रही हैं, इतिहासकारों के लिए हड़प्पा लिपि के प्रति क्या समस्याएं रही हैं। ये अधिकतर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है, इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पाई मोहर पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवत मालिक के नाम पदवी को दर्शाता है। हड़प्पा लिपि को रहस्यमय इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, ये अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सका। यह लिपि वर्णमालीय नहीं है। यह ऐसे चित्र वाली थी, यानी इसमें चित्र चिन्ह वाली थी जो संभव विशेष स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करते थे। ये चित्र किसी बात या वस्तु के प्रतीक थे, यानी जो चित्र उसमें बनाए गए हैं वो किसी बात या वस्तु के प्रतीक हैं। यह लिपि के चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच में है। इसमें चिन्ह हैं जो 375 से 400 बीच में है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका संकेत इस बात से लगाया जाता है कि मोहरों पर उसकी लिखावट में दाएं और चौड़ा अंतराल है, बाकी बाएं संकुचित है, यानी कि कम है। अधिकांश अभिलेख साक्षित हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हड़प्पा का रूपांतरण ग्रामीण जीवन पद्धति की ओर, ये 2018, 20, 21 में या 22 में, इन 3 सालों में से 2 सालों में पूछा गया है ये सवाल। हड़प्पा का रूपांतरण ग्रामीण जीवन पद्धति की ओर, यानी कि जो हड़प्पा वो गांवों की पद्धति की ओर कैसे होता चला गया। कलाकृतियों की अनुपस्थिति, मोहर, माला और मिट्टी के बर्तन, इसका पहला पॉइंट होगा। लंबी दूरी व्यापार से विशेषज्ञता गायब हो गई कि लंबी दूरी को अब तय नहीं कर सकते, वो साधन नहीं है अब। आवास निर्माण की तकनीकों का अंत हो गया, यानी जो इतने डिजिटल उस समय के तो डिजिटली ही होंगे तरीके से, इन उन्नत तरीकों से आवासों का निर्माण जो किया गया था वो तकनीक अब गायब हो गई, वो नहीं है। तो इसलिए ग्रामीण पद्धति की ओर चलते चले गए, ग्रामीण जीवन शैली की ओर अग्रसर होते गए, क्योंकि स्थानीय भार के उपयोग के लिए एक मानकीकृत वजन प्रणाली बदल गया, यानी जो स्थानीय था वहाँ पे भार था, व्यापार था, वो बदलता चला गया। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक मान्यताएं, विश्वास या पुरातात्विदों के सामने क्या समस्या रही हैं, उनके धर्म को लेकर या धार्मिक मान्यताएं क्या रही हैं उसके बारे में। हड़प्पा आभूषणों से लदी हुई नारी मृत मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विष्णु प्रधान थे, उन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। यानी आभूषणों से लदी हुई नारी मूर्तियां, जिसमें से कुछ शीर्ष पर विष्णु प्रसादन थे, इन्हें मातृ देवी कहा गया है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जो पुरुष थे उनको पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानवकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा बैठा हुआ दिखाया गया है।
जिसे कि पुरोहित राजाओं को भी इस प्रकार वर्गीकृत किया गया था। पुरोहित राजा, आगे हम इन सभी की चित्र भी देखेंगे जो अक्सर सवालों पे क्वेश्चनों के सवाल आंसर होते हैं। दृष्टांतों में रचनाओं की अनुष्ठानिक महत्व का माना गया। इसमें विशाल स्नानागार, कालीबंगान और लोथल में मिली देवियां सम्मिलित हैं। मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं। धार्मिक मान्यताओं में पेड़ पौधे मान्यता के अनुसार प्रकृति की पूजा का संकेत देते हैं, यानी प्रकृति की पूजा का संकेत देंगे। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, मोहरों पे कुछ बनाए गए जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर, जिसमें आमतौर पर एक श्रृंगी कहा गया है, कल्पित तथा संतुष्टित लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति है, पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया और कभी कभी जैसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया, अर्ध शिव की संज्ञा दी गई है, अर्ध शिव की संज्ञा दी गई है। पत्थरों की शंकाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला टॉपिक है पुरातत्वविदों खोजों का वर्गीकरण के सिद्धांत को अतीत के साथ जोड़ के कैसे देखा गया है। पुरातत्वविद द्वारा खोजों का वर्गीकरण के सिद्धांत को अतीत के साथ जोड़ के देखा गया है। वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, धातु, अस्थियां, हाथी दांत, मिट्टी, हड्डी, आइवरी इत्यादि हैं। उपयोगिता के आधार पर औजार या आभूषण। पुरातात्विक द्वारा खोजों का वर्गीकरण, जो खोज किया उसका वर्गीकरण, उसको अलग अलग कैसे किया गया है। वर्गीकरण सामान्य तो आपने देख लिया है, पहला पॉइंट, जिसमें धातु, हाथी, आइवरी हैं। उपयोगिता के आधार पर औजार या आभूषण को अलग कर दिया है इन्होंने, कि उपयोग जो कर रहे हैं आभूषण पहनने के लिए और औजार अपने खेती बाड़ी करने के लिए, कृषि करने के लिए। आधुनिक समय में इनके प्रयुक्त वस्तुओं की समानता के आधार पर पक्के, मनके, चक्की, पत्थर में फलक तथा पात्र इत्यादि हैं। पूरा वस्तु की उपयोगिता के संदर्भ में परीक्षण के आधार पर अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर जैसी मूर्तियों का चित्रण पुरातत्वविद आएगा छठे पॉइंट में। ने हड़प्पा स्थल पर कपास के निशान जैसे अप्रत्यक्ष सबूतों के माध्यम से शोध किया है। पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाली संस्कृति अनुक्रमण और तुलना में जगह जगह संदर्भ में फ्रेम विकसित किया है। अगला पॉइंट है भारतीय पुरातत्व में जॉन मार्शल का योगदान। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विषय के अध्यक्ष रहे हैं, उनका क्या योगदान रहा है भारत के हड़प्पा की खोज में। एएसआई का महानिर्देशक जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व में एक बड़े बदलाव को चिन्हित किया है। उन्होंने सिंधु घाटी की खोज की। वे भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। उन्होंने यूनान और क्रीट में अपने काम करने के अपने अनुभव का प्रयोग किया। पांचवा पट, वे दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की रुचि रखते थे, यानी हड़प्पा की जीवन पद्धति क्या थी उनकी रुचि रखते। जॉन मार्शल नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ खुदाई करने के प्रयोग इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में हड़प्पा के पतन की संभावनाओं के बारे में बताया है। उन्होंने अध्ययन किया कि सांची स्तूप पे संक्रमणों को दिखाया है कि सांची के स्तूप पे किन कौन से संक्रमण आए हैं, आ सकते हैं, उन सबको अध्ययन किया है। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के प्रति
कनिंघम का भ्रम, यानी जो पुरातात्विक हड़प्पा जो थे कनिंघम, जिन्होंने हड़प्पा की खोज में अपना योगदान दिया, उनका एक भ्रम हो गया था कि हड़प्पा की कलाकृतियां 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कनिंघम के पास पहुंची और वो नहीं पहचान पाए कि वो कितनी प्राचीन है, यानी हड़प्पा सभ्यता कितनी प्राचीन है उसको नहीं नहीं पहचान पाए। उन्होंने ऐसे समय सीमा के भीतर रखने का सफल प्रयास किया जिसमें वे प्राचीन थे। उन्होंने ऐसे समय सीमा के भीतर रख वे जो प्राचीन थे, उन्हें चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांत का इस्तेमाल किया, जिन्होंने चौथी के बीच उपमहाद्वीप का दौरा किया था। अगला पॉइंट है, हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रिवित करने के संकेत मिले हैं। ये कई वर्षों पीछेगत पर्सन बने हैं, ये कुछ नए हैं, ये नए पर्सन आए हैं। हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रिवित करने के संकेत मिले हैं, इसका पॉइंट होगा। मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी है, परंतु इसमें संबंधित कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी है और ये इनका नाम आज भी प्रचलित है। कुछ पुरातत्वीय यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक ही नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। इतिहासकार ये भी तर्क देते हैं कि इतिहासकार ये भी तर्क देते हैं कि एक राजा था, जैसे पुरातत्व के समानता नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात और बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने का स्पष्ट है, यानी सभी हड़प्पावासियों का एक ही राजा था। कुछ पुरातात्विक इस बात के हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, यानी कुछ मानते हैं कि हड़प्पा में शासन व्यवस्था ही नहीं थी, शासक ही नहीं थे, तब अभी भी की स्थिति समान थी तथा सभी की स्थिति समान थी। सभी तक की स्थिति इनमें अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि ये कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे समुदायों के द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए और क्रियान्वित किए गए होंगे। हड़प्पा पूरा वस्तु में असाधारण एक रूपता मिलती है, यानी कि जो वस्तुएं हैं उन वो सभी में एक रूपता मिली है। ईंट जिसका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं था, जम्मू से गुजरात तक एक अनुपात में थी, यानी कोई बदलाव नहीं था इनमें, एक अनुपात में ईंटें लगाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता का अंत, कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का अंत कैसे हो गया। इसका पहला पॉइंट है विस्थापन। ऐसा साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकतर विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया, यानी हड़प्पा स्थलों कुछ स्थानों को छोड़ दिया गया। दूसरी ओर गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आवाजाही बढ़ने लगी थी, यानी बस्तियों को छोड़ के एक दूसरों में जाने लगे, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाके बसने लगे, तो पूरा जो हड़प्पा से पुराने सभ्यता वहाँ पहले रहते थे वो जगह खाली होने लगी। दूसरा पॉइंट है बाहरी आक्रमण का होना। गार्डन चाइल्ड एंड हीलर के अनुसार हड़प्पा के लोगों को आर्य जाति के लोगों से युद्ध करना पड़ा और हड़प्पा के लोग पराजित हुए और हड़प्पा संस्कृति का अंत हो गया। एक विद्वान तो ये मानते हैं। दूसरा है भूतात्विक परिवर्तन। M.R. साहनी जो एक विद्वान हैं, उनके अनुसार वो क्या कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति में जोरदार भूकंप आया, जो कि वजन से हड़प्पा संस्कृति के नगर नष्ट भ्रष्ट हो गए भूकंप की वजह से। तीसरा पॉइंट बाढ़। जॉन मार्शल एंड मैके एंड S.R. राव के अनुसार सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ों के कारण यहाँ के नगर नष्ट हुए, समय के साथ साथ रेत के नीचे दब गए, उसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। प्रशासनिक स्थिरता, जिसमें जॉन मार्शल कहते हैं
हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच प्रशासन का सही ढंग से नहीं चलना। कोई एक रूपता ही नहीं रही प्रशासन पे कि उनको चलाया जा सके। विदेशी व्यापार में रुकावट आ जाना और साधनों का ठीक से उपयोग ना किया जाना, जिसकी वजह से हड़प्पा संस्कृति का नाश हो गया। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें, ये चित्र एग्जाम में अक्सर दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि ये चित्र किस चीज को इंगित करता है यानी बताता है, इसका नाम क्या है इत्यादि। पहला चित्र है, ये आप चित्र ध्यान से देख लें। यूनॉर्क सील यानी एक सिंगरी मुहर, एक सिंगरी मुहर जो इस चीज को दर्शाता है। ये बेलनाकार मुहर है, परंतु इस बात बना, ये बेलनाकार मुहर है। ये जो इसको बेलनाकार को ऐसे जब मुहर लगती थी तो कुछ इस तरह से दिखता था, गोलाकार मुहर। ये नाव के चित्र वाली मुहर है जिसपे नाव बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक नाव बना हुआ है, ये वाला एरिया इस पे नाव बना हुआ है, ये नाव वाली मुहर हो गई। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे कि ये पक्की मिट्टी का खिलौने की गाड़ी मुहर या लिंग है। ये अर्धशिव जो हमने उसमें हमने लिपि में पढ़ी। ये पुरोहित राजा, ये मातृ देवी है, मातृ देवी है। ये रोपड़ से मिली एक मुद्रिका है, ये जो चित्र है ये कनिंघम हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मुहर का बनाया गया रेखा चित्र है, जिसने कनिंघम ने बनाया। एक प्राचीन सूना पट्टक के अक्षर हैं ये, जो पहले हड़प्पा सभ्यता के समय में चलते थे। और ये मृत मूर्ति है। फरयान से बना एक पात्र है ये। पक्की मिट्टी से बना एक वृक्षद है। एक तांबे का निर्माण है ये। ये नक्शा अक्सर हमेशा एग्जाम में पूछते हैं कि प्रमुख सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें से आप देख सकते हैं ये इंडिया का नक्शा है। ये इंडिया का ही नक्शा है। ये गुजरात से होते हुए नीचे आ रहे हैं। यहाँ बताया गया है कौन कौन से हैं, जिसमें से आपको ध्यान होगा कालीबंगल, धौलावीरा, लोथल, रंगापुर, नागेश्वर, ये सारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मांडचे, रोपड़े, राखीगढ़ी, अलमारगिरी इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों का विस्तार है ये नक्शा। ये भी इंडिया का ही है, देखें आप इधर से ऐसे घूमते हुए आ रहा है ये लाइन, इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके। गुजरात से होते हुए ऐसे ये नक्शा है। अब आप डिसाइड कर लेंगे कि नक्शा देख लेंगे ढंग से कि कौन सा जगह कहाँ कहाँ पे है इत्यादि। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर प्लीज़ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।